गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 7 करेंगे। इससे पहले के 6 पार्ट प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। जो स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो उन 6 पार्टों को भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपका अगर बेसिक इकोनॉमिक्स आप शुरू से कंप्लीट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो क्वेश्चंस और जो कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है वो सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, बैंक कर रहे हो, पीएससी प्री कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो आपका ऑटोमेटिकली जीएस का पोर्शन अच्छा होता जाएगा। अब यहाँ हम शुरू करने वाले हैं आज नीति आयोग। लेट्स स्टार्ट। नीति आयोग। नीति आयोग का अर्थ समझते हैं पहले। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में से कहेंगे, और इंग्लिश में नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। हमें दोनों चीज़ें याद करते हुए चलनी है। हमें नहीं पता एग्जामिनर हमसे क्या पूछने वाला है। ओके, तो जब भी आप पढ़ाई करें तो आपको पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव लेकर चलना है कि उसके आगे क्या था, पीछे क्या था, क्या दाएं था, क्या बाएं था। क्वेश्चन के आपको आगे की पीछे की हिस्ट्री ज्योग्राफी जब पता होती है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होता ही होता है, आपको आंसर दिमाग में आने लगते हैं। ओके, तो अच्छे से पढ़ते हुए चलिए और कनेक्ट करते चलिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। थिंक टैंक का मतलब होता है ऐसे विशेषज्ञों का समूह जो सरकार को तकनीकी, कार्यात्मक, नीतिगत, नियम विनियम, अधिनियम बनाने के लिए क्या करते हैं, अपने अपने परामर्श देते हैं। और उन सभी परामर्श और सुझावों को सुनकर सरकार उनमें से अच्छे परामर्श जो वास्तविक रूप से लागू कर सके सरकार के इच्छा शक्ति पर डिपेंड होता है कुछ कुछ, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या करते हैं, योजनाओं का निर्माण करते हैं। नीतिगत मुद्दों पर ये सरकार को सलाह देता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? थिंक टैंक कहा जाता है। कैसे बताता है भाई, क्या करता है? निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको पीएससी मेंस में लिखने के लिए काम में आती हैं, तो टर्मिनोलॉजीज पर आप ध्यान दिया कीजिए। केंद्र और राज्य के स्तर पर सरकारों को प्रासंगिक और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों में समय समय पर विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित सभी नीतिगत विचार कौन प्रस्तुत करेगा? नीति आयोग। आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि नीति आयोग क्यों गठित किया गया। भाई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे आर्थिक मुद्दे हैं, बैंकिंग के मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक जो देश के सामने समस्याएं, गरीबी, भुखमरी, जितने प्रकार की समस्याएं, उन सभी पर नीति आयोग क्या करेगा? सरकार को सलाह और परामर्श देगा। अब हम नीति आयोग की संरचना देख लेते हैं। संरचना में आएंगे इसमें प्रधानमंत्री, गवर्निंग काउंसिलिंग, राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। कितने राज्य हैं अपने? 28 राज्य हैं, इनके मुख्यमंत्री आएंगे। दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री। यहाँ दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री क्यों बोला गया है? क्योंकि इन्हीं दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? विधानसभा है। तो जहाँ विधानसभा होगी वहाँ कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, जहाँ क्या नहीं है, विधानसभाएं नहीं है, वहाँ कौन होते हैं? उपराज्यपाल। तो वो इस गवर्निंग काउंसिलिंग का पार्ट होंगे। क्षेत्रीय परिषदों का गठन, ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा। इसकी संरचना के अंतर्गत क्या होती है क्षेत्रीय परिषदें? देखिए भाई, 2 या 2 से अधिक राज्यों की जब एक जैसी समस्या हो, एक जैसा मुद्दा हो, ठीक है, यह समस्या ऐसी हो जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में पाई जाती हो, तो उसके लिए क्या कर दिया जाएगा? क्षेत्र, उस क्षेत्र विशेष के लिए क्या गठित की जाएंगी? क्षेत्रीय परिषदें। लेकिन ये क्या होंगी? अंशकालिक होंगी। इसका मतलब क्या होता है कि भाई 6 महीने, 3 महीने, है ना, इतने मंथ के लिए गठित की जाएंगी। ये सरकार को अपना परामर्श देंगे और सरकार उसके बाद क्या करेगी? उस क्षेत्र विशेष की समस्या का समाधान करने के लिए इनके सुझावों को विचार विमर्श करेगी। मानना नहीं मानना ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नीति आयोग देगा, जो भी क्या देता है, वो सुझाव देता है, परामर्श देता है। और आप जानते हैं सुझाव और परामर्श मानना कंपलसरी नहीं होता है। ओके, विशेषज्ञ व्यक्तियों को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति नामित नहीं करेगा। आपको वहाँ ऑप्शन में क्या दिया जाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन आपको किस पर टिक करना है? प्रधानमंत्री पर। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में यह सदस्य शामिल होंगे। ध्यान रखिएगा, पूर्णकालिक का मतलब क्या होता है? फुल टाइम। अंशकालिक का मतलब क्या होता है? कुछ टाइम के लिए उन्हें नियुक्त किया जाएगा। पूर्णकालिक में उपाध्यक्ष होगा, अध्यक्ष तो होते ही हैं प्रधानमंत्री, ठीक है।
सदस्य होंगे पूर्णकालिक, अंशकालिक सदस्य भी इसमें शामिल होंगे, पदेन सदस्य शामिल होंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शामिल होंगे और सचिवालय शामिल होगा। नीति आयोग के गठन का उद्देश्य, क्यों बनाया गया नीति आयोग? जब योजना आयोग था तो नीति आयोग क्यों लाया गया? देखिए भाई, योजना आयोग और नीति आयोग में सिर्फ नाम का परिवर्तन आया है और कुछ संरचनात्मक परिवर्तन आए हैं। ठीक है, उसकी जो कार्य प्रणाली है उसमें परिवर्तन आया है, काम दोनों का एक ही था, लेकिन जो संरचना है, जो स्वरूप है, जो कार्य प्रणाली है, वो क्या हो चुकी है, अब बदल चुकी है। देखिए क्या क्या होगा, नीति आयोग क्या काम करेगा? राष्ट्रीय हितों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य तथा केंद्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा, है ना, कि राज्य और केंद्र के बीच में क्या रहे, दोनों के बीच में भागीदारी बनती रहे, क्योंकि जो कानून, जो सरकार नियम या योजनाएं या नीतियां बनाती है वो कहाँ लागू होती है, राज्य में। तो भाई राज्य से भी परामर्श लेना जरूरी कि उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, उन्हें क्या समस्या है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या करना है, भागीदारी सुनिश्चित करना है। सहयोगात्मक संघवाद की अवधारणा को पूर्ण करना। ठीक है, सहयोगात्मक क्या था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां केंद्र है और जहां राज्य है तो वो क्या कहलाती है, ऐसी व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो कैसा बनाना, केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग बनाना। इससे क्या होगा भाई, नीतियां जल्दी अच्छे से लागू होंगी अगर दोनों के बीच में सहयोग होगा, और वो कार्य रूप भी अच्छे से लेंगे, जिसका रिजल्ट या जिसके परिणाम हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे, सकारात्मक होंगे। ग्राम तथा क्षेत्र विशेष की आर्थिक स्थिति को देखना और राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल करना। समाज की मुख्य धारा से वंचित लोगों को लाभान्वित करने के लिए उचित दिशा निर्देश और नीति बनाना। ये सभी काम किसके हैं, नीति आयोग के हैं। दीर्घ अवधि के लिए रणनीति बनाना, कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना, उनकी उन्नति और क्षमता आदि की निगरानी के आधार पर नवीन सुधार करना। ये सभी पॉइंट हैं जो आपके MPPSC मेंस में काम आएंगे, तो इसलिए इन सभी पॉइंटों को भी ध्यान रखिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। भारत के ये है राष्ट्रीय हित या भारत के हित और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के थिंक टैंक के साथ भागीदारी और प्रोत्साहन और परामर्श देना। देखिए भाई क्या होता है, कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, उनसे भी क्या होना, सहयोग प्राप्त करना, क्योंकि वो लोग भी क्या करते हैं, अच्छे सुझाव दे सकते हैं जो हम हमारे देश में लागू कर सकते हैं। ओके, अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों का समाधान प्रस्तुत करना, कला संसाधन केंद्र बनाना। देखिए यहाँ पर अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय क्या होता है, कभी कभी दो राज्यों के बीच में भी विवाद होते हैं, है ना, उन विवादों को, कभी कभी दो विभागों के बीच में टकराव होता है, जिससे वो योजनाओं को लागू करने में क्या होती है, देरी होती है, और वो कार्य रूप नहीं ले पाती हैं, और उनके जो उद्देश्य होते हैं वो पूर्ण नहीं हो पाते हैं। कार्यक्रम और उपायों के सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय निगरानी की जाएगी, जिससे सेवाएं प्रबल रूप से भारत तक या निचले स्तर तक पहुंच सकें। कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। प्रौद्योगिकी उन्नयन का मतलब क्या होता है भाई, डिजिटल भारत। प्रौद्योगिकी उन्नयन को मतलब आप यहाँ पे समझ आइए, डिजिटल भारत। कार्यक्रम और नीति लागू करने में सरकार क्या करेगी, जितना ज़्यादा हो सके प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी, है ना। जैसे आप आज देख रहे हैं कोरोना वायरस के टाइम पे कितने सारे इक्विपमेंट बन रहे हैं, कितने रोबोट बन रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है, सरकार की नीति लागू करने में प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय विकास को प्रमुखता रखते हुए अन्य आवश्यक गतिविधियों को संपादित करना। राष्ट्रीय विकास क्या होगा, सभी तरीके से पहले नंबर पर रखा जाएगा। ओके, उसे ध्यान में रखते ही योजनाओं का और नीतियों का निर्माण किया जाएगा। ये यहाँ पर लिस्ट है वर्तमान में नीति आयोग में कौन क्या है। नीति आयोग में अध्यक्ष आपको बता चुकी कौन होंगे, हमेशा प्रधानमंत्री जी ही होंगे। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार हैं, डॉक्टर राजीव कुमार हैं, ये क्या हैं, अर्थशास्त्री हैं, राजीव कुमार। CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कौन है भाई, अमिताभ कांत हैं, CEO। पूर्णकालिक सदस्यों में देख लीजिए, पूर्णकालिक सदस्य जो फुल टाइम है, विनोद पाल क्या है भाई, ये है विनोद पाल, लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। विजय कुमार सारस्वत, ये पूर्व DRDO सचिव हैं, और रमेश चंद्र ये कृषि विशेषज्ञ हैं।
आगे देखिए, पदेन सदस्य। पदेन सदस्य का मतलब जो इन पदों को प्राप्त करेगा वो नीति आयोग में इस पद पर आ जाएगा, है ना। जैसे राजनाथ सिंह क्या है अभी, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर का आप लोग बताएंगे ये कौन सा मंत्रालय भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या है हमारे, ये चारों सदस्य क्या बने हैं, पदेन सदस्य बने हैं नीति आयोग में वर्तमान में। विशेष आमंत्रित सदस्यों में कौन कौन है, नितिन गडकरी जी हैं, ये हैं हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री। थावरचंद गहलोत, ये हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। और रमेश निशंक पोखरियाल, इनका नाम तो आप लोग आए दिन न्यूज़ में सुनते ही होंगे, एचआरडी मिनिस्टर हैं ये, ह्यूमन राइट्स मानव संसाधन विकास मंत्री। ठीक है, इनका याद रखिएगा आप, मैंने आपको बताया भी है अपने करंट वाले वीडियो में। ये लोग, इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है, हरिद्वार है ना, वहाँ से ये नॉमिनेट हुए हैं, मतलब नियुक्त किए, चुने गए हैं। अब आता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। ये हमारी वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मज़ेदार होता है। और आप इस पार्ट से जब भी आप क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं आप उन्हें रिवाइज कीजिए, उन्हें लेकर आइए। इससे आपको दो चीज़ें पता चलेंगी, पहली ये कि क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, और दूसरी ये चीज़ कि आपका क्राइटेरिया पढ़ाई का क्या होगा। ओके, ऐसा मत कीजिए बहुत सारी बुक्स ले लीजिए, बहुत सारे नोट्स बना दीजिए, ये तरीका गलत होता है। क्योंकि जो चीज़ हमको आज ऑनलाइन अवेलेबल है, वीडियोस आपके सामने हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी वीडियो, मैं अपनी वीडियो देखने की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारा मटेरियल है। आप कान में लगाइए, एक वीडियो को 4 बार देखिए, आपको चीज़ें याद होना शुरू होने लगेंगी। ठीक है, तो थोड़ा अपना पढ़ाई को स्मार्ट बनाइए। चलिए देखते हैं अपन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दुग्ध क्रांति से है। दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हम मिल्क डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून। अगर आप लोग रोज करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे होंगे तो उन स्टूडेंट्स को याद होगा, और जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर प्लेलिस्ट में जाकर डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखें, आपका भी करंट अफेयर्स अच्छा तैयार हो जाएगा। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, यूपी, उत्तर प्रदेश है। उत्पादकता की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, पंजाब है। देखिए यहाँ पर बात आ रही है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब होता है 1 एकड़ ये भूमिखंड है, इससे यहाँ यूपी में 500 कुंटल गेहूं का उत्पादन होता है, वहीं पंजाब 800 कुंटल भूमि का उत्पादन करता है। 1 एकड़ से नहीं होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये बता रही हूँ। ओके, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में सबसे अधिक वे किस पर होता है, केंद्रीय आयोजना पर। इसका मतलब है जब सरकार बजट बनाती है तो सबसे ज्यादा बजट का बड़ा पार्ट किस पर जाता है, केंद्रीय योजनाओं पर खर्च किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आम बजट और रेल बजट पहले कब आते थे, 28 फरवरी को आते थे। वर्तमान में कब आते हैं दोनों, 1 फरवरी को प्रस्तुत किए जाते हैं रेल मंत्री और वित्त मंत्री के द्वारा। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये है भारत विश्व में पहले स्थान पर आ गया भाई दुग्ध उत्पादन में। केंद्र सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय व कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, बजटीय घाटा कहा जाता है। देखिए, कुल व्यय का मतलब होता है सरकार ने कितना खर्च किया, कुल प्राप्तियों का मतलब होता है सरकार को कितना कर प्राप्त हुआ है। मान लीजिए सरकार ने व्यय किया है आपका 500 रुपये, और सरकार को जो प्राप्तियां हुई है कर के रूप में वो कितनी प्राप्ति हुई, 400 रुपये। तो इसमें जो 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ये क्या होगा, आपका बजटीय घाटा होगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम, इटली में है, याद रखिएगा ये। इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत कौन कौन सी क्रांति शामिल है, नीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सभी को शामिल किया गया है। इसे ही इंद्रधनुषी क्रांति बोलते हैं। देखिए, इंद्रधनुष क्रांति इसलिए लाई गई है, 3 तरीके की इंद्रधनुष क्रांति चल रही है। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए बता देती हूँ आप लोगों को। एक चल रहा है इंद्रधनुष मिशन, जिसमें क्या होता है टीकाकरण में जितने भी 7-8 टीके बच्चों को लगते हैं वो मिशन इंद्रधनुष के तहत लगाए जाएंगे। एक है मिशन इंद्रधनुष रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए, एक है इंद्रधनुष मिशन आपके जो जम्मू कश्मीर के दस्तकार होते हैं जो कपड़ों के बुनाई वगैरह करते हैं, है ना, उनके लिए, और एक इंद्रधनुषी क्रांति है इन सभी
क्रांतियों को और ज़्यादा उन्नत और ज़्यादा उत्पादकता के लिए। भारतीय स्टेट बैंक और में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंदौर को कब मर्ज कर दिया गया था, कब शामिल कर दिया गया? 2008 में। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।